बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सोना पंजाब प्रोग्राम में मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक आपके सामने हाज़िर हूँ। जिस तरह से पंजाब खूबसूरत है तो इसी तरह से इसकी सकाफ़त भी बड़ी खूबसूरत है। लहलहाते हुए खेत, सरसब्ज़ व शादाब मैदानी इलाके और कहीं पहाड़ों के से लदी हुई खूबसूरत वादियाँ एक खूबसूरत सा मंज़र पेश करती हैं और पंजाब की इतनी खूबसूरत अक्कासी करती हैं। और उसी अक्कासी को और ज़्यादा खूबसूरत करते हैं वो नौजवान या वो लोग या वो ताज़ेदार लोग जो पंजाब की सकाफ़त को, पंजाब की शान को हमेशा ज़िंदा किए हुए हैं और साथ ही साथ ये जो सिस्टम है इसको आगे की जनरेशन में, जो अगली जनरेशन है उसमें ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं गुजरखान के गांव बाटा राजगान में और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं तारफ़ की मुताज इस सेंस में नहीं है कि एक तो वो तहसीलदार भी हैं, लेकिन सकाफ़त के एतबार से अगर देखा जाए तो सकाफ़त को ज़िंदा करने में बड़ा अहम और कलीदी किरदार निभा रहे हैं। अगर शान पोठोहार नेज़ाबाज क्लब की बात करें तो इस क्लब के वो फाउंडर भी हैं और साथ ही साथ बड़ी खूबसूरती से एक अच्छी पॉजिटिव अपना एक्सपीरियंस जो सकाफ़त से रिलेटेड है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी जनरेशन में। और उसका बड़ा खूबसूरत सा जो पौधा उगा है वो जवाद साहब के रूप में इस वक्त नज़र भी आ रहा है। मैं समझती हूँ कि नेज़ाबाजी की खूबसूरत सकाफ़त, घोड़ों का ये खूबसूरत कल्चर, इसका आगाज़ कब से हुआ, किस तरह से हुआ। घोड़ा बेसिकली जिसके मिजाज में दौड़ना है। राजा मोहम्मद शराज जंजुबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इस खूबसूरत शौक़ का आगाज़ कब और कैसे उन्होंने किया। जवाद जंजुबा जो हैं वो उनके बेटे हैं जो माशाल्लाह शाह सवार भी हैं, नेज़ाबाजी की तरफ बढ़ता हुआ एक बहुत उभरता सितारा हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें उनके बांजे की तो मोहम्मद शुकेब जो हैं वो भी साथ साथ सरबराही में हैं और चौधरी रिफत मसूद जो हैं वो साथ शाना बशाना इस खूबसूरत सकाफ़त का हिस्सा भी हैं। आइए आपकी मुलाकात राजा साहब से करवाते हैं और उनसे ओपिनियन भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैडम ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। आपको शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आपने हमें बहुत कीमती वक्त से टाइम भी दिया और आपने आके हमारे गांव में हमारी सकाफ़त की बात की। ये हमारे लिए बहुत एक बैसे फ़ख्र भी हैं आप, और इससे ज़्यादा बैसे फ़ख्र इसलिए है कि आप एक औरत होने के नाते से आप इस सकाफ़त को प्रमोट भी कर रही हैं और ये पंजाब का एक कल्चर है। और आप इसमें जो आपका किरदार है, मेरे ख्याल में इससे पहले तो मैंने आज तक एज ए लेडीज़ किसी को नहीं देखा है, तो मैं इस हवाले से भी आपका बड़ा मशकूर भी हूँ और आपकी दिलेरी को मेरी तरफ से सलाम भी है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। रसब, जिस तरह से जंजुबा फैमिली जो है समाजत में एक नाम अपने ही गांव बाटा राजगान के नाम से एक वेलफेयर सोसाइटी का आगाज़, आप लोगों के समाजी काम, चाहे वो मस्जिद की तामीर हो, चाहे वो जनाज़गाह हो, चाहे गांव का कोई भी काम हो, क्या इसी तरह से बढ़ चढ़ कर सकाफ़त को प्रमोट करना, इसका आगाज़ कब और कैसे किया आपने? मैडम, असल में जो हमारा गांव है इसमें सबसे हमारी बड़ी फैमिली है जंजुबा राजपूत। इसके अलावा भी 3-4 फैमिलियां हमारे गांव में रहती हैं। ये तहसील गुजरखान का आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा गांव है। पहला बड़ा गांव गुलियाना है और उसके बाद हमारा गांव है बाटा राजगान। यहाँ पे हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह सोशल ज़हन रखते हैं और सोशल एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारी मस्जिद से लेके आपने मस्जिद को भी देखा, फिर जनाज़ागाह भी देखी, हमारे गलियाँ भी देखी, और आज तक तकरीबन 50 साल मेरी उम्र हो गई है, तो हमने किसी सरकारी आदमी से या MPA से ये नहीं कहा जी कि हमें ये गली दे दें, हमें ये रोड दे दें। हमने आज तक गली का, गांव के रिलेटेड किसी को काम नहीं कहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने मस्जिद भी देखी, हमारी मस्जिद में तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ है और 2 सालों में। अब अभी जनाज़ागाह भी आप मुलाज़ा की होगी तो उस पर हमने 2-3-4 हफ्तों में हमने 35 से 40 लाख रुपया उधर लगा के, और सिर्फ अपने फैमिली या अपने गांव के लोग, यानी मैं फैमिली नहीं कहूँगा, हमारा गांव हमारी एक फैमिली है। यानी अगर कोई और भी फैमिली है तो हमें एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह रह रहे हैं, एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होना, एक दूसरे के मामलात को देखना, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखना, ये हमारे गाँव की एक, आप इंशाल्लाह कहीं भी जाएंगे तो ये तारीफ सुनेंगे। और दूसरा, आप गुजरखान में किसी से पूछेंगे ना कि पढ़ा लिखा गांव कौन सा है, तो आपको ये कहेंगे कि सबसे ज़्यादा टीचर भी पूरी तहसील में हमारे गांव के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से हम एक अच्छे फैमिली की तरह, आप सारी बरादरियाँ आपस में मिलजुल के हमारा। और एक और मैं आपको बात बता दूँ कि हमारे पूरे गाँव की आबादी का एक ही कब्रिस्तान है। आप
कहीं भी जाएंगी तहसील में या किसी गांव में भी तो कहेंगे जी ये फलां राजपूत का कब्रिस्तान है, फलां का है, फलां का है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कब्रिस्तान है 62 कनाल रकबे पर मुहित है माशाल्लाह, और वो रकबा टोटल हमारे आबा अजदाद ने अकेले में छोड़ा है, किसी और फैमिली का रकबा नहीं है। इसके बावजूद भी सारी कब्रें हमारी इकट्ठी है, सब फैमिलीज की, जितनी भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। एक सिर्फ इसी वजह से है कि अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे लोग तालीम याफ्ता है। और आपको 2 महकमों में तो हमारे लोग महकमा माल और टीचर्स, ये 2 तो इतने अक्सरीती है कि अगर तहसील गुजरान के किसी स्कूल में आप चले जाएं तो वहाँ पे अगर 10 टीचर हैं तो 4 आपको यहाँ के मिलेंगे बाटा गांव के। और अगर तहसील में पटवारियों के या महकमा माल के हवाले से चले जाएं तो तकरीबन अगर 30-40 है तो 10-15 महकमा माल के पटवारी हमारे ही होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में एक यूनिटी है, इत्तेहाद है, हम एक फैमिली है, चाहे वो किसी भी और भी फैमिली है ना, किसी का नाम लेना भी अच्छा बात नहीं है, लेकिन जॉइंटली हम एक फैमिली है। हम एक दूसरे की इज्जत का भी ख्याल रखते हैं और एक दूसरे से तावन भी, एक दूसरे के साथ मामलात भी अपने एक दूसरे के साथ अच्छे बर्ताव रखते हैं। अगर बात हम सकाफत की करें तो घोड़ों का आगाज आपके खानदान में कब और कैसे हुआ? ये भी तो फाउंडर आप बने, जिस तरह से आप क्लब के फाउंडर हैं। मैडम बात ये है जी कि मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यू सुने, हमारे भाई हैं, ताजीदार हैं, हम उनका एहतराम भी करते हैं हमारे सारे आंखों पर। लेकिन जिससे भी आपने सुना होगा ना तो यही सुना होगा जी कि मेरे आबाओ अजदाद से ये काम चला रहे हैं। लेकिन अगर जेन्युइन बात की जाए ना तो मैं इसका दावेदार नहीं हूँगा। हमने, मेरे वालिद साहब महकमा जंगलात से DFO रिटायर हुए, मेरे दादा जान इंग्लिश आर्मी में कैप्टन रिटायर थे माशाल्लाह। इससे पहले जो हमारे आबाओ अजदाद आए थे हमने सुना था जी कि उनके घोड़ियाँ रखी हुई थी, ना मेरे दादा अबू ने रखी है ना मेरे वालिद साहब ने रखी है। ये शौक बेसिकली हुआ ऐसे कि घोड़ों के लोगों से, घोड़ों वालों से तल्लक भी थे, सब कुछ था। लेकिन बेसिकली 2-3 दफ़ा मैंने कुछ आयतों के हवाले से कुछ ये सुना है जी कि घोड़े के जो कुरान में आया है जी कि अल्लाह ताला ने इसके कुरान में कसम उठाई है, इसके सुम्बू की कसम उठाई है, इसके आप पाँव से उठने वाली धूल और चंगारियों की भी कसम उठाई है। और दूसरा ये हदीस शरीफ थी कि जो लोग घोड़ा इस नीयत से रखते हैं कि अगर कल मुझे जहाद करना पड़ जाए तो मैं इसको पे जहाद करूँगा, तो उसको सुबह उठ के देखना भी 2 नफल का सवाब है। हकीकत ये बात है जी कि मैंने घोड़ा इस नीयत से रखा था, एक इन चीज़ों को देख के वैसे बरकत जनवार समझ के। और अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाबाजी हम करते हैं, निज़ाबाजी भी एक सुन्नत तरीका है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये साबित है और उसी तरह से हम कर रहे हैं। ये नहीं करते हैं जी कि घोड़े के साथ कोई ज्यादती की जाए या कुछ। ये एक गाजी मर्द है और पैगम्बरों की सवारी है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा भी जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं जी कि चल सो चल लगाए रहते हैं, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए शौक़ का एक तरीक़ाकार होता है कि चलो जिस टाइम मौसम साथ दे, जानवर साथ दे, जानवर की तबीयत साथ दे तो फिर उसको मैदान में लेके जाना चाहिए। ये चल सो चल के भी मैं बहुत ज़्यादा मुखालिफ हूँ और बाज़ औक़ात मैं बड़े अदब से उन भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूँगा जो शौक़ अपना अपना होता है। बाज़ लोग घोड़ों को डांस भी करवाते हैं, ये डांस के मुकाबले भी करवाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये घोड़ा है, सवारी के लिए बना है, पैगम्बर की सवारी है और इसको ये जो डांस वगैरह ये जो इस रूप में ले जाते हैं, डांस करना घोड़े का काम नहीं है, किसी और कल्चर का काम है, वो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। तो इस तरह का काम मेरे हिसाब से तो गलत है उनका। अगर कोई किसी को शौक़ है तो मैं उस पर इतराज़ इसलिए कर रहा हूँ कि कम से कम इसको जिस तरीके से इसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, इसी तरह इज्जत के साथ इसकी परवरिश की जाए। अच्छा, जिस तरह से जंजुबा साहब हमने देखा है ऑलमोस्ट के ताज़ेदार लोग जो हैं वो अपनी ताज़ेदारी के बारे में जब बात कर रहे थे तो घोड़े को बांधना, खोलना, टेक्निक की चीज़ें हैं ये सारी। तो आपने जिक्र किया कि आपको शौक़ जो है वो कोई आबाओ अजदाद से नहीं मिला, तो ये चीज़ें आपने फिर किस तरह से एकदम सीखी? कैसे करना घोड़े को, उसको पछाड़ी लगानी, उसको बांधना, फिर उसको काठी लगाना, ये सारी चीज़ें तो बड़ी एक टेक्निक की बातें हैं ना। कोई भी आदमी माँ के पेट से कुछ भी सीख के नहीं आता है। जब भी आप किसी काम पे भी नए होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसमें एक्सपीरियंस होता चला जाता है। लेकिन मेन चीज़ ये है जी कि इस शोबे में जो मेरे उस्ताद हैं, जो कुछ मुझे उन्होंने कुछ सिखाया है, तो सूफ़ी नज़ीर साहब है, एक नाम है, एक ब्रांड है और मेरे उनके साथ एक बड़ा एहतराम का रिश्ता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो चला आ रहा है और मैं उनका तहे दिल से मशकूर ममनून भी हूँ
कि कुछ ऐसी चीज़ें कि जो उन्होंने मुझे सिखाई हैं और मैंने उस पर फोकस भी किया, उस पर पाबंदी भी की, उसको फिर अप्लाई भी किया अपने ऊपर। जब मैं ख़ुद निज़ामबाजी करवाता हूँ, जब मैंने पहले निज़ामबाजी करवाई तो मैंने बड़ा खर्चा किया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सूफी साहब मुझे कहते हैं मुझे ये बताओ कि पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा है या आगे भी चलना है। तो मैंने कहा जी उस्ताद जी जब तक ज़िंदा है कोशिश करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा फिर ऐसे नहीं, फिर तरीक़ेकार से चलना पड़ता है। तो कुछ बातें उनकी जो सिखलाई हुई हैं उन पे अमल करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है। जिस ग्राउंड में भी गए, जिस जगह भी गए, इज़्ज़त और ज़िल्लत रब के हाथ में होती है। बाज़ लोग कहते हैं हमने वो स्वाद उड़ा लिया। मैं तो ख़ुद भी, बच्चा भी मेरा निज़ामबाजी कर रहा है, मेरा भाई है चौधरी रिफत वो भी निज़ामबाजी कर रहा है। हम लोकल तौर पे निज़ामबाजी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर ग्राउंड में कोई ना कोई किसी की वजह से माँ बाप के दुआओं की वजह से इज़्ज़त दी हुई है, काम निज़ाम चल रहा है जी। बाकी अबाओ इदाद की जो बात है वो मैं तो नहीं सुनता, जो कहते हैं वो अल्लाह जाने। हमने तो नहीं सुना है। गुजरान में कुछ चंद लोग थे जिनकी घोड़ियाँ थी, वो भागते रहे, अभी भी लोग उनका नाम है। बाकी ये जो कहते हैं जी मेरे अबाओ इदाद से शौक चला रहा है, शायद मेरे इल्म में नहीं है, होगा वल्लाह आलम। सही। अच्छा, जिस तरह से जंजुआ साहब बात हो रही थी ताज़ेदारों की, और फिर अगेन बात हम उसी टॉपिक पे करेंगे। जब आप आए इस फील्ड में, सबसे पहला घोड़ा जिसने आपको मुतारफ़ करवाया, चले आप बाकी चीज़ों में तो मुतारफ़ था आपका, मैं सकाफ़त की बात कर रही हूँ, सकाफ़त में मुतारफ़ करवाने वाला घोड़ा जिसने सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दी, आपको एक स्पेशल रिस्पेक्ट दी मैदान में, तो आप वो कौन सा था? मैडम यहाँ पे शायद एक नाम मैं आपको मुतारफ़ करा देता हूँ। सूफ़ी नज़ीर साहब के बाद अगर कुछ मुझे किसी ने सिखाया और मेरे साथ ताज़ीदार रहा, निज़ामबाजी की, अच्छा सवार था, अच्छा सवार है, उस्ताद कामरान चक बैराम ऑफ जेलम। वो मेरे घोड़े पे निज़ामबाजी करते थे जी। फ़ख्र बाटा उसका नाम था, कमैत कलर का घोड़ा था और तकरीबन उस वो घोड़ा मेरे पास 5-6 साल रहा है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह उस घोड़े के इतने बख्त थे, इतने नसीब थे कि हम जिस भी ग्राउंड में जाते थे तो आज तक उस घोड़े से कभी हम खाली नहीं आए थे। उसके अपने एक नसीब थे। दूसरा उस्ताद कामरान साहब थे, बड़ा मेहनती और अच्छा सवार था। और वो एक तो सवार होता है ना वो पैसे ले के भागने वाला, वो शख्स नहीं था। वो मेरे साथ भाइयों जैसा रहा है और मेरे यकीन है मुझे कि 5 साल में मुझसे आज तक उसने फ़ीस नहीं मांगी है। वो एक ईमानदारी से हमारे साथ, एक जज्बात से निज़ामबाजी करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आदमी की नीयत साफ़ हो तो बड़े बड़े सवार, बड़े बड़े ताज़ीदार ग्राउंड में आपने नाम भी सुने होंगे, किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो मुकाबले में आए। लेकिन उस्ताद जी हर मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये जितने भी आपने ट्राफियाँ या कप वगैरह देखे, ये उसी आदमी की मेहनत है। और उनके मेरे साथ बड़ी नेकियां भी हैं उस्ताद कामरान। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जिस तरह से बात निज़ामबाजी की कर रहे हैं, आपके बेटे माशाल्लाह शाह सवार बन रहे हैं और स्पेशली जो है जवाद जो हैं बाकायदा तौर पर निज़ामबाजी कर भी रहे हैं, कैसा लगता है? आपकी जो सकाफ़त थी, आपका जो शौक़ था वो ट्रांसफ़र हुआ जवाद में? मैडम देखें मेरी भी उम्र अभी 50 साल हो गई है। एक ही ज़िंदगी का शौक़ था कि कोई एक आदमी ऐसा ख़ानदान में होना चाहिए जो हमारे बाद भी इस सकाफ़त को ज़िंदा रखे। तो जब ये 5-6 महीने की बात है, इससे पहले तो ये पढ़ रहा था मैट्रिक, जब इसने की तो 2-3 महीने ये फ़ारग था, तो मैंने इसको कहा कि तुम ट्राई करो ना। सूफी साहब ने भी इसको गाइडलाइन दी, उस्ताद कामरान साहब ने भी गाइडलाइन दी, भाई रिफत ने भी इसको काफ़ी गाइडलाइन दी। तो ये टोटल 15 दिन के अंदर निज़ामबाजी इसने शुरू की है माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब पहली निज़ामबाजी बड़की चौहान में थी तो सारे संगी दोस्त उधर बैठे हुए, तो ये पहली दफ़ा ग्राउंड में गया है एज ए ताज़ीदार। तो पहली दफ़ा इसने फटा भी लगाया और आड़ी पे भी ये कामयाब हुआ। तो उस दिन शायद वो जो लम्हात थे ना मेरे लिए बड़े यानी काबिल बर्दाश्त नहीं रहे थे। खुशी की एक इंतहा थी कि अल्लाह ने मुझे आज 20 साल की बाद एक उम्मीद की किरण दी है कि चलो कोई ना कोई ऐसा आदमी हो निकल आया कि कम से कम वो हमारे नाम को जिंदा रखेगा। असल चीज़ तो ये होती है मैडम कि किसी भी सकाफत में, किसी भी शोबे में आप चले जाएं तो अगर जिम्मेदार हैं तो अपने अबाओ अजदाद का नाम उस हवाले से जिंदा रखा जाए। और अगर आप ताज़ीदार हैं तो पीछे कोई खानदार में ऐसा होना चाहिए कि जो आपका नाम जिंदा रखे। असल चीज़ तो यही है। तो शायद ये 20 साल के बाद वो पहली खुशी का इवेंट था और अल्हम्दुलिल्लाह
उम्मीद है कि ये आगे कायम रहेगा अगर ज़िंदगी ने वफा की तो बेहतर है। क्यों नहीं अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। मैंने अक्सर घरानों में हमने देखा है कि अगर वालिदैन को शौक़ है, वालिद को या दादा को भी अगर शौक़ रहा है, किस कोई हिस्ट्री उनकी रही है, तो आगे थर्ड जनरेशन में से बच्चे जो है स्किप कर जाते हैं। काफ़ी ख़ानदान ऐसे भी, काफ़ी ऐसे भी हैं जो कैरी ऑन करते हैं। ऐसे लोगों को जो अपने बच्चों को उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाते या इस ताज़ेदारी का हिस्सा नहीं बना पाते, उनको आप क्या पैगाम देंगे? मैं तो ये आपके सवाल का जवाब इस सेंस में देना चाहूँगा कि देखें आजकल जो दौर चल रहा है, जो माशरा चल रहा है, आपका मोबाइल जो मीडिया में, सोशल मीडिया में जो मामला चल रहे हैं और बच्चे गुमराही की तरफ जा रहे हैं। देखें कोई भी बच्चा है उसको वालिदैन पे डिपेंड करता है कि किस साइड पे लाना है, लेकिन अगर जब वो घर से बाहर चला जाता है तो वालिदैन तो साथ नहीं खड़े हो सकते ना, हर टाइम वालिदैन तो नहीं साथ होते। मैं ये समझता हूँ कि जो वालिदैन ये समझते हैं ना जी कि बाज़ का के जो ये घोड़े क्या है, मेरे हिसाब से आपकी नस्ल को बचाने के लिए इससे अच्छा कोई खेल है ही नहीं। इसलिए कि आपका बच्चा जब फारुग होगा, चाहे जाए कि वो किसी ऐसी सोसाइटी में चला जाए कि जहाँ वो गुमराह हो जाए, गलत कामों में पड़ जाए, उसके बजाय अगर आप घंटा 2 घंटे उसको इस खेल पे लगाएंगे तो ये ऐसा खेल है कि जो बच्चा शाम को 2 घंटा ये गेम करेगा, घोड़े पे सवारी करेगा, एक तो उसमें फिटनेस आएगी और दूसरा वो जितनी गलत एक्टिविटीज़ है, गलत सोसाइटीज़ है, उनसे वो बच जाएगा। और वो शायद आपका ये कहना जी कि घोड़े पे चढ़ेगा तो ख़राब हो जाएगा, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो इस खेल में नहीं आएगा तो फिर वो ख़राब होगा। जो पहले निज़ाबाजी होती थी ना, वो निज़ाबाज नहीं करते थे, सवार किया करते थे। निज़ाबाज होना और चीज़ है और सवार होना और चीज़ है। असल में मामलात अभी जो है ना, अभी आप ग्राउंड में 400 सवार भाग रहा है घोड़े पे, हर आदमी ये कहता है जी वो इंटरनेशनल है, जी इंटरनेशनल है। मुझे आज तक नहीं समझ आई है, आप उनमें से कोई 10 ऐसे सवार मुझे निकाल के दें जो ताज़ीदार या निज़ाबाज नहीं, सवार हूँ, जो घोड़े को मजाज को समझते हो, जो घोड़े को मजाज के मुताबिक दौड़ाते हो, जिनकी फिटनेस और घोड़े की फिटनेस आपस में मैच करती हो। बहुत कम आपको नज़र आएंगे कि जो घोड़े को समझ के, ताज़ीदारी को समझ के निज़ाबाजी कर रहे हैं। असल में आजकल ये हो रहा है जी कि ठीक है जी वो टहरे ले लें और किला लगा लें, चलते जाए, नाम हो जाएगा जी जीत गए। घोड़ा का सवारी, घोड़े की जो सवारी है बड़ा मुश्किल काम है। घोड़े के मिजाज को समझना, उसको उसके मिजाज के मुताबिक दौड़ाना। पहले में हमने सुना है, देखें हमारी इतनी उम्र तो नहीं है, लेकिन पहले तो ये होता था कि ड्रेस के नंबर अलग होते थे, घोड़े पे सवारी के नंबर अलग होते थे, उसके बाद घोड़े के दौड़ने के नंबर अलग हुआ करते थे, उसकी खूबसूरती। असल में चीज़ अभी ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अभी आप जिस शोबे में भी जाएंगी वहाँ सिर्फ पैसा इन्वॉल्व है। सिर्फ पैसा इन्वॉल्व है। आप पैसे लगाएं, 10,000 रुपया सवारी के सवार को दे दें, 20,000। देखें ये चीज़ें निज़ामबाजी को प्रमोट नहीं कर रहे हम। ये बेसिकली मैंने बड़े बड़े लोगों से सुना है जी कि घोड़े नवाबों का शौक है। मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। घोड़े जिम्मेदारों का शौक है। बेसिकली जो पहले नवाब हुआ करते थे वो जिम्मेदार पहले थे, नवाब बाद में थे। नवाब इसीलिए कहलवाए कि ज़मीनें थी तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो शौक है ये जिम्मेदारों का शौक है और इस चीज़ से हमें निकल जाना चाहिए कि हमने ट्रॉफी जीतनी है जी, मोटरसाइकिल जीतना है जी, फलां सवार मंगवा ले जी, फलां सवार मंगवा ले। मैं इसकी कत्ती हक में नहीं हूँ। देखें प्रमोट करने का एक तरीका है कि आप अपने बच्चों को इसकी तरफ राग़िब करें और लोकल्स जो लोग हैं जो शौक रखते हैं, जो घोड़े नहीं ले सकते, आप उनको प्रमोट करें। वो तो होगा शौक। जब हम पैसे दे के सवार भगाते हैं उसके बाद वो जीत भी जाता है। जीत के क्या होता है जी, जो एक कप हमें दे दिया जाता है, सब कुछ सवार ले गया, ठीक है, नाम बहुत बड़ा हो गया। खुद जो मालिक है उनको पता नहीं है घोड़ा चीज़ क्या है, घोड़ा का बांधना कैसे है। अक्सर मालिक है, अभी आप ग्राउंड में चले जाएं तो आपको ये नज़र आएगा कि बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो जिम्मेदार है या जो शौक से, सिर्फ क्या है पैसे के जोर पे नाम कमाने के लिए घोड़े रखे हुए, शौक से नहीं। शौक और चीज़ है, पैसे के जोर पे नाम कमाना कुछ और चीज़ है। मैं ये मेरी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, बेशुमार लोग मुझसे सीनियर होंगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ना इतनी बड़ी मेरी कोई मालूमात है इस मामले में, जो है मैंने आपके साथ शेयर की है। लेकिन इन लोगों को चाहिए, ये जो लोग सवार भगाते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, उनको ये चाहिए कि ये लोकल सतह पे इवेंट करवाएं
और इवन तहसील सतह पे होना चाहिए। तहसील सतह से आप उठेंगे, आपके बच्चे उसमें भागेंगे, आपके रिलेटिव्स बाजे भतीजे सवारी करेंगे, घोड़ों का शौक मुतारफ होगा, घोड़े फिर जो भी आगे चल रहा है कम से कम ये तो नहीं है ना जी कि सवार भाग गया हम जीत गए। जीतना तो वो है जो खुद भागता है। बिल्कुल सही। सवार जीत गया तो हम कैसे जीत गए? बहुत अच्छी बात आपने राज साहब की है। अच्छा, जिस तरह से हसनैन अब्बास साहब ने फेडरेशन बनाई है और इंटरनेशनल सतह पर इसका फेडरेशन का स्टार्ट होना नेज़ाबाजी को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशियन कंट्रीज़ के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज़ में भी पंजाबियों ने दिखा दिया और माशाल्लाह से बड़ा अच्छी फेडरेशन भी बनी है। व्हाट्स ओपिनियन अबाउट द फेडरेशन? और ये कि असल मामला ये है जी कि उन्होंने बिल्कुल अच्छा काम है इंटरनेशनल सतह पे उन्होंने पाकिस्तान को मुतारफ़ करवाया। हमारे जो ताज़ीदार थे उन्होंने मुकाबले भी जीते, इसमें पाकिस्तान का नाम हुआ। वो हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, पीर भी हैं, मोहतरम भी हैं, हम उनका इज़्ज़त से एहतराम भी करते हैं। लेकिन यहाँ तक बात फेडरेशन की है जी कि देखें बेसिकली हमें जो हमारे मामलात हैं वो एक तहसील सतह से चलने चाहिए। ग्राउंड देखे उन्होंने बना ली, अल्लाह ताला उनको और इज्जत दे, हमारा वो फखर है। लेकिन आज तक इस गेम में पंजाब लेवल पे देख ले, पंजाब से बढ़ के फिर पाकिस्तान लेवल पे आप जाएंगी ना, बेसिकली तो ये पंजाब की गेम है। आप कहीं भी चले जाए तो ये पंजाब में खेली जाती है। पंजाब लेवल पे कोई फेडरेशन नहीं है हमारी, और फिर पंजाब लेवल पे फेडरेशन बनाने से पहले हमें तहसील सतह पे इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तहसील सतह पे हमें देखें जी कोई निज़ामबाजी करवाता है तो उसके मामलात इतने बढ़ जाते हैं जी, NOC ले जी, DC से आर्डर ले जी, AC साहब से आर्डर ले जी। देखिए यहाँ पे एक गेम है, जिम्मेदारों का ये शौक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे लोगों का शौक़ है। मुझे आज तक नहीं पता कि किसी निज़ामबाजी में आज तक किसी ने सुना हो जी कि वहाँ पे झगड़ा हुआ है और ये हो गया। मैंने तो नहीं सुना है 50 साल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे लोगों का और साफ़ सुथरे लोगों का ये खेल है। इसे हमें अपनी तहसील सतह पे पहले प्रमोट करना चाहिए, तहसील से फिर हमें ज़िला सतह पे जाना चाहिए, ज़िले से हमें फिर सूबे की सतह पे जाना चाहिए। और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि ऐसी फेडरेशनें जो कि हर तहसील लेवल पे है उसके लिए भी वो इकदाम करें। मतलब एक कमेटी ऐसी होनी चाहिए कि हर तहसील सतह पे वहाँ से लोग उठें, वहाँ से लोग लिए जाए। हर तहसील का एक नुमाइंदा एज ए सवार, और वो अगर 4 जाते हैं या 6 जाते हैं तो हर साल हर आदमी को टाइम देना चाहिए इस पे। हर तहसील का लेवल आना चाहिए और तहसील सतह भी होनी चाहिए, फिर ज़िला सतह पे होनी चाहिए। इस लेवल की जब आप गैप लेके जाएंगे तो शायद ये बाकी जितने भी खेल हैं ना उन सब से ये ज़्यादा इंशाल्लाह उम्मीद है कि इतनी साफ गैप है कि उन सबसे ज़्यादा इसको प्रमोशन। ब्लड लाइन्स जो हैं वो बड़ी फेमस है पंजाब में और हर कोई कहता है कि दैट्स खारिस इज रिलेटेड टू ब्राल ब्लड लाइन। आप इस पर क्या कहेंगे? आपके पास डेरे में माशाल्लाह से सेक्शन मौजूद है, आपका कौन सा घोड़ा जो है वो ब्राल ब्लड लाइन से है या बाकी किस ब्लड लाइन से है? असल मैडम बात फिर वही आ जाती है कि यहाँ पे ब्लड लाइन कोई भी नहीं है। घोड़े सब जितने भी हमारे पठवार से ले के चले जाते हैं और 4-6 महीने उसको सिखला के लाख का ले गए, 10 लाख का हमें वापस कर दिया। असल बेसिकली तो फैसलाबाद और चंग में 80% जो घोड़े ना वो आपके हमारे कटे हुए जाते हैं, वहाँ से तैयार होके फिर उसको कभी ब्राल का नाम ले दिया जाता है जी, फलां टूडी की नस्ल है जी। देखें जी घोड़ा है, घोड़ा देसी घोड़ा है और नस्ल की जहाँ पे बात आती है, नस्ल सिर्फ इसलिए है कि उनको सिखलाई अच्छी की जाती है, मेहनत की जाती है उन पर। आप कोई भी घोड़ा घोड़ा ही है, नस्ल कोई भी है, देसी घोड़ा ही होगा। उसमें नस्ल का वाकई खून का या इसका होता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो नहीं होता, लेकिन बेसिकली चीज़ ये है कि वो जो लोग हैं वो घोड़े पे मेहनत करते हैं, मेहनत करके ऐसी चीज़ तैयार करते हैं कि उन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है। अच्छी बात है, उनकी मेहनत है, अल्लाह ताला उनको और तौफीक दे और अच्छे घोड़े तैयार करें। लेकिन बेसिकली जो मैं ये समझता हूँ जी कि फ़लाँ नस्ल से आया, फ़लाँ नस्ल से आया, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। जानवर अच्छा होना चाहिए, देसी होना चाहिए, बाकी ब्लड लाइन तो अभी इंसान की नहीं रही है, घोड़े की किधर से आई है। आपके भाई इदरीस जंजुआ साहब जो हैं तमाम मामलात को देखते हैं, सियासी नुक्ता नज़र से, समाजी नुक्ता नज़र से, सकाफती नुक्ता नज़र से भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन रहा है उनका। कैसा लगता है तमाम तरफ फ़राइज़ जो हैं आपकी अपनी फैमिली में, कभी बेटे कभी भाई कभी इस तरह सारे जो मिल के अदा कर रहे हैं? कि सबसे पहले तो हमारा जो बेस था वो हमारे मामू जी जानते हैं, सूफी जहांगीर नक्शबंदी मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो जमीयत उलमाए पाकिस्तान के पंजाब के सदर भी थे। असल है ये जितनी भी हमारी परवरिश है, जितनी सिखलाई है, जितने मामलात हैं उन्हीं के सिखलाए हुए हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़िंदगी उन्होंने गरीब परवरी में और गरीब की मदद के लिए कहीं थाना कचहरी जिस जगह भी कोई आया ना कि गरीब मेरे साथ ज़्यादती हुई है तो वो खड़े हो गए। और उनकी ये सिखलाई हुई चीज़ें आज तक हम चला रहे हैं। चूँकि गाँव के मामलात हैं, हमारे मामलात और भी काफ़ी संगत सैली के भी होते हैं, तो गाँव में जो जितने भी मामलात हैं वो मेरे छोटे भाई हैं अदरीस जंजुआ साहब, वो टीचर भी हैं और टीचर यूनियन के तहसील के सदर भी हैं। तो यहाँ पे जितने भी गांव के मामलात हैं, कोई जिरगा हो या कोई भी किसी किस्म का कोई मामला हो, तो मैं बड़ा होने के नाते भी उनको बड़ा समझ के उन्हीं के हवाले करता हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त। मतलब अल्लाह ताला ने उसको खुदादाद सलाहियत दी हुई है और हमें भी काफ़ी चीज़ों से बच जाता हूँ। गाँव के मामलात में सारा खुशी गमी उसी के हवाले होती है। जी तो नाज़रीन, ये थी राजा मोहम्मद शराज साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू गोड़ों से मतलब, ब्लड लाइन से मतलब, कमेटी के मतलब स्पेशली, और ताज़ेदारी के आगाज़ से लेकर ताज़ेदार होता क्या है, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और घोड़े रखना क्या सिर्फ शौक की हद तक है या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इस पर भी काफ़ी लंबी चौड़ी हमारी गुफ्तगू शुनीद रही है। उम्मीद है वासिक है कि इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।